हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नीतीश धुरंधर क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मज़े से। तो मेरा टॉपिक हो जाएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, ये रहा मेरा टॉपिक, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अगर इस टॉपिक की बात करें तो यह टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल आराम से और समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी का मतलब क्या है, बटा में 2। ठीक है, किसी भी चीज़ का जब हमें आधा करना होता है तो उसके बटे में 2 करना होता है। जैसे कि 16 का आधा अगर करते हैं तो उसमें 2 से भाग लगाना पड़ता है, तो भाग लगाने के बाद क्या प्राप्त होता है, 8, जो कि 16 का आधा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये रहा फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं, स्मॉल f से दिखाते हैं। ठीक है, और ये रहा वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या चीज़ दिखाते हैं, तो कैपिटल R से दिखाते हैं। तो ये रहा कैपिटल R और बटे में क्या है, 2। ठीक है, तो ये रहा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर क्या होता है, R/2। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अब इसका हम लोग प्रूफ सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड से। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को ये समझ में पूरा आएगा। ठीक है, तो आइए इसका प्रूफ हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे प्रूफ ऑफ स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल R/2। ठीक है, इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, जब भी f बराबर R/2 प्रूफ करना होता है तो हमें एक दर्पण की सहायता लेना पड़ता है। ठीक है, जब भी f बराबर R/2 प्रूफ करना होता है तो हमें एक दर्पण की सहायता लेना पड़ता है। तो आइए एक दर्पण को बना लेते हैं। तो ये रहा दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। ठीक है, अब देखिए, ये दर्पण है और ये रहा दर्पण का मध्य बिंदु, और दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, और ध्रुव को हम लोग P के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, तो ये रहा ध्रुव, और ये रहा वक्रता केंद्र जिसको हम लोग C के द्वारा दिखाते हैं, और ये रहा मुख्य अक्ष। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं यह फोकस,
और फोकस को कैपिटल F से दिखाते हैं। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को ले लेते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को ले लेते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो देखिए ये रहा मुख्य अक्ष और ये प्रकाश की किरण, तो ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा किरण है, तो आपतित किरण है, यानी परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अभिलंब के बारे में। तो अभिलंब क्या होता है, तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो देखिए ये रहा आपतन बिंदु। ठीक है, तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो आपतन बिंदु से क्या करते हैं, एक लंब को खींच लेते हैं। तो देखिए ये रहा आपतन बिंदु और आपतन बिंदु से एक लंब को खींच लिए। तो देखिए लंब जब भी खींचा जाता है तो 90 डिग्री का कोण बनाकर खींचा जाता है। ठीक है, देखिए लंब जब भी खींचा जाता है तो 90 डिग्री का कोण बनाकर खींचा जाता है। अब आपको यहाँ पे लगता होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो आइए एक चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए एक चीज़ जो है हम लोग क्लास 7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं वृत्त के बारे में। ठीक है, देखिए ये एक वृत्त है और जब ये वृत्त है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए ये रहा इसका केंद्र। ठीक है, और ये रहा वृत्त की परिधि। तो जब वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर कोई रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो वह रेखा वृत्त की परिधि पर कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यानी जब भी वृत्त के केंद्र से कोई रेखा वृत्त की परिधि पर खींचते हैं तो वह रेखा वृत्त की परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, दर्पण है और ये दर्पण क्या, एक गोला का ही भाग है। ठीक है, जब ये दर्पण गोला को कंप्लीट करेगा, ठीक है, यानी गोला पूरा करेगा तो इसका भी कुछ ना कुछ केंद्र होगा। तो देखिए ये रहा इस दर्पण का, यानी गोल दर्पण जो है इसका क्या हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा। ठीक है, और ये केंद्र और ये क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। तो केंद्र से, यानी जब भी वृत्त के केंद्र से परिधि पर जब रेखा खींचते हैं तो रेखा जो है वृत्त की परिधि पर कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री कोण बनाया तो ये क्या हुआ, लंब हुआ। और यही लंब यानी आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, जब ये लंब हो गया तो क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपतित किरण और ये रहा परावर्तित किरण और ये क्या है, अभिलंब है। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हम लोग स्मॉल आई से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, तो परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए ये रहा परावर्तन कोण और परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी और ये सी एफ पी तो है ही। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपतन कोण और ये रहा परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये वाला कोण देखिए, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, यानी इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोण सी बी एफ, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और किस आधार से बराबर होगा, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, यानी आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे,
कि कोण ए बी सी, यानी इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कोण ए बी सी बराबर होगा कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ। और ये किस आधार से बराबर होगा, तो प्रकाश के परावर्तन से, ठीक है। और इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए एक चीज़ और हम लोग समझते हैं, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर जो कोण बनता है ये कोण इस कोण के बराबर होता है। और किस आधार से बराबर होता है, तो एकांतर होने के कारण, ठीक है। यानी जब भी दो समांतर रेखा को, समांतर रेखा किस रेखा कहते हैं, तो समांतर रेखा उस रेखा को कहते हैं जिसकी बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। यानी कि समांतर रेखा को जहाँ तक बढ़ा के ले जा सकते हैं, ठीक है, उसकी बीच की दूरी हमेशा बराबर ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये रहा समांतर रेखा। और जब भी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण जो इस कोण के बराबर होता है, यानी एकांतर कोण से बराबर होता है। तो ज़रा ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये है समांतर रेखा, ठीक है। और समांतर रेखा को ये जो अभिलंब है ये तिर्यक के रूप में क्या कर रहा है, इसको काट रहा है। तो ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। यानी एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण, कोण देखिए इस कोण के बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे, कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ। और ये किस आधार से बराबर है, तो एकांतर कोण से, ठीक है। तो लिखेंगे एकांतर कोण से, ठीक है। और इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ज़्यादा ध्यान से देखिए। समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोण ए बी सी, और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो कोण ए बी सी। यानी यहाँ पे समीकरण 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो जब भी दो समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो उस दोनों समीकरण के RHS यानी कि राइट हैंड साइड जो है वो भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यानी जब भी दो समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो उस दो समीकरण के राइट हैंड साइड भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोण सी बी एफ यानी कोण सी बी एफ बराबर है कोण बी सी एफ के, यानी बी सी एफ के, यानी ये वाला कोण देखिए, ये कोण और इस कोण के बराबर हो गया, ठीक है। ये बराबर प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, बी सी एफ क्या है, तो एक त्रिभुज है, ठीक है। देखिए बी सी एफ क्या है, एक त्रिभुज है। और इस त्रिभुज के ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, देखिए बराबर हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग एक और चीज़ जान लेते हैं कि जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उस कोण के आमने सामने के दो भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। यानी कि जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होती है उस कोण के आमने सामने के भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा, और जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उस त्रिभुज क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इस कोण के सामने वाला भुजा ये होगा, बी एफ होगा, यानी इस कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, यही तो होगा, बी एफ होगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ये देखिए बी एफ बराबर, और इस कोण के सामने भुजा क्या होगा, सी एफ, यही ना होगा, सी एफ होगा, ठीक है। तो लिखेंगे सी एफ, और ये इसको बना देते हैं समीकरण नंबर
3, ठीक है। और ये किस आधार से बराबर हुआ है, तो त्रिभुज के समद्विबाहु होने के कारण जो है ये BF CF के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं, देखिए बिंदु B और ये है बिंदु P, ठीक है। बिंदु B जो है ये P से क्या है, दूर पर स्थित है, जबकि ये दूर पे होता नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है कि यहाँ पर देखिए बिंदु P और ये बिंदु B, तो बिंदु P से बिंदु B क्या है, दूर पर है, जबकि ये बिंदु B P के काफ़ी निकट होता है। तो जब बिंदु B ये P के निकट होगा यानी नज़दीक होगा तो क्या होगा, ये BF बराबर हो जाएगा PF। देखिए यहाँ पे ये फिगर कुछ इस प्रकार से है, F हो गया, ये बिंदु B हो गया और ये हो गया P, ठीक है। जब इस बिंदु को नीचे लाएंगे यानी P के निकट लाएंगे, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये रहा B, तो ये जब इसके करीब आएगा यानी P के निकट आएगा तो लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि ये BF और ये PF दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा लगभग। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि माना कि बिंदु B P के काफ़ी निकट है, ठीक है। जब ये बिंदु B P के काफ़ी निकट हो जाएगा तो BF PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए BF बराबर हो जाएगा PF, ठीक है। और इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 4। और समीकरण 3 और 4 को देखिए ध्यान से, तो इसका भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुका है। देखिए समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड BF है और समीकरण 4 का भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, BF है। तो ये दोनों क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, ठीक है। तो जब भी दो समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो उसका राइट हैंड साइड भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जब भी दो समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो उस दो समीकरण का राइट हैंड साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, CF बराबर PF लिख लेते हैं, CF बराबर PF। और ज़रा ध्यान से देखिए एक चीज़ और प्रूफ हो गया, यानी ये CF जो है ये PF के क्या है, बराबर हो गया। यानी कि देखिए ये CF, ये है CF और ये है PF, तो ये CF जो है ये किसके बराबर हो गया, PF के बराबर हो गया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, F बराबर R/2 प्रूफ करना है, यानी हमें R चाहिए, ठीक है। तो R कैसे प्राप्त होगा, तो आइए पिक्चर से समझते हैं। देखिए R यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या हमको चाहिए। तो देखिए ये रहा PF और ये रहा CF, तो जब PF को अगर CF में जोड़ते हैं तो हमें पूरा का पूरा PC मिलेगा, PC। और यही PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि वक्रता त्रिज्या यही है, ठीक है। ध्यान से समझिए, PF को जब हम CF को जोड़ेंगे, ठीक है, यानी PF और CF को जब जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा हमें PC मिलेगा, और यही PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे इस चीज़ को, क्या लिखेंगे, तो PF प्लस CF बराबर क्या होगा, PC होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं PC। अब देखिए PF है तो PF को PF ही रहने देते हैं, प्लस CF, यहाँ देखिए CF बराबर क्या है, PF। तो इस CF के जगह पे PF लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये CF जो है PF के बराबर है, इसलिए इस CF के जगह पे हम लोग PF लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, PC। अब देखिए PF और PF जुट के कितने PF बन जाएगा, तो 2 PF। तो यहाँ लिखेंगे 2 PF बराबर क्या हो जाएगा, PC। आइए सब का मान रख लेते हैं। देखिए 2 PF, तो 2 PF यानी देखिए PF, ये PF क्या है, यही तो फोकस दूरी है, ठीक है। ये PF क्या है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं। और ये रहा PC, PC क्या है, तो यही तो वक्रता त्रिज्या है यानी R है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, F चाहिए, तो R यानी F बराबर R, ये 2 क्या है, इसके गुना में आ जाएगा, इसके भाग में। तो F बराबर R/2 जो कि प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमें यही चीज़ प्रूफ करना था, यानी F बराबर R/2। उम्मीद करते हैं
ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।